So hello friends, welcome to this new video and ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है और बहुत ज़्यादा कुछ हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, बट कुछ एसेंशियल चीज़ों पर बात करेंगे, जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की मूल ढांचे की व्यवस्था, संविधान के वो भाग जो मूल संरचना का हिस्सा है। मूल संरचना अर्थात जिसे कि बदलने की अनुमति नहीं है, किसको? पार्लियामेंट को, जो कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है हमारी, तो उसे उन संरचनाओं को बदलने का हक नहीं दिया गया, उसे ये अधिकार नहीं है पार्लियामेंट को कि वो इन संरचनाओं को बदले। हालांकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो प्रिंसिपल है या सिद्धांत है वो शुरू से नहीं था, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उसी समय से नहीं था। हाँ, ये ज़रूर था कि पार्लियामेंट को संविधान ने ही एक लिमिटेड अमेंडमेंट करने की शक्ति दी थी, और इसलिए हमारा जो पार्लियामेंट था वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट की तरह बहुत ही ज़्यादा सॉवरेन नहीं था। हम कह सकते हैं कि जैसे ब्रिटेन की पार्लियामेंट सब कुछ कर सकता है, सिर्फ एक स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा, क्योंकि वहाँ का जो संसद है वो सबसे सर्वोच्च है, यहाँ तक कि जुडिशरी से भी ऊपर। लेकिन हमारे संविधान में पार्लियामेंट को सॉवरेन नहीं रखा गया, उसके कुछ कारण थे। तो हम कहा थे कि बेसिक स्ट्रक्चर उस समय पे नहीं था, उस समय पे बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत नहीं था। तो ये मूल ढांचे की जो व्यवस्था की गई, क्यों की गई, हम जानेंगे और कुछ सवालों पर गौर करेंगे कि आखिर इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, तर्क हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ एक सीरीज पे हम डिस्कस कर लेते हैं, नज़र डाल लेते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है, मूल ढांचा हमने बताया, उसका इमर्जेंस यानी कि आविर्भाव या फिर एग्जिस्टेंस में ये कब और कैसे आया, उस पर हम ये एक छोटा सा डिटेल वीडियो देखते हैं कि संविधान के लागू होने से ठीक 1 साल बाद ही पहला अमेंडमेंट एक्ट जब पार्लियामेंट के द्वारा किया गया, संसद ने जब पहला संविधान संशोधन किया, उसी वक्त शंकरी प्रसाद ने एक मामला दायर किया, है ना। शंकरी प्रसाद ने एक मामला दायर किया 1951 में। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो है वो क्या कह रहा था कि कुछ फंडामेंटल राइट में बेसिकली प्रॉपर्टी के राइट को कर्टेल कर रहा था, छीन नहीं रहा था, पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर रहा था फंडामेंटल राइट को, लेकिन कर्टेल कर रहा था, उसमें कुछ कटौती हो रही थी। और ये कटौती को चैलेंज करने के लिए शंकरी प्रसाद ने क्या किया? केस किया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि पार्लियामेंट के पास संशोधन करने की शक्ति है, इस तरह की, है ना। वो 368 के तहत फंडामेंटल राइट को छीन सकता है आपसे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और ये कहा कि फंडामेंटल राइट को छीनने का अधिकार है, और साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स जो हैं वो आर्टिकल 13 के तहत कानून नहीं माने जाएंगे, कानून या फिर लॉ नहीं माने जाएंगे, कानून नहीं माना जाएगा। तो बेसिकली आर्टिकल 13 क्या? आर्टिकल 13 ही वो भाग है जिसके कारण विवाद पैदा हुआ कि ये जो 12 से 35 का भाग है वो हमारा फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है ना, फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है। तो अनुच्छेद 13 जो है वो कहता है कि हर वो कानून, हर वो विधि जो मूल अधिकार के खिलाफ होगी या असंगत होगी, उसे हम असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति देते हैं अंडर आर्टिकल 13। किसको? सुप्रीम कोर्ट को या फिर जुडिशरी को। और इसी के कारण हम देखते हैं कि पिटिशनर जो है शंकरी प्रसाद, उसने बोला कि अच्छा ये तो कानून है और ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, तो हम इसे फाइल करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अलग ही निर्णय दे दिया, बोला कि ये लॉ माना नहीं जाएगा, ये कानून होगा ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक्ट्स होंगे, अधिनियम होंगे, वो लॉ नहीं होंगे, ठीक। लेकिन फिर गोलकनाथ केस आया 1967 में, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को बदल दिया और ठीक उसका उल्टा कर दिया और कहा कि जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट को नहीं छीन सकती है। और उसने कहा कि अंडर आर्टिकल 13 ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी कानून का ही दायरे में आएगा, कानून ही माना जाएगा। अंडर आर्टिकल 13 इसे भी कानून ही माना जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब जो है इस गोलकनाथ केस के रिटेलिएशन में रिएक्ट करते हुए पार्लियामेंट एक कानून लागू करती है, और वो कानून होता है 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971।
24वां संविधान संशोधन करती है संविधान में संसद। और फिर इसमें विशेषता जो प्रोविज़न है, मेन प्रोविज़न इससे रिलेटेड, वो है आर्टिकल 13 और 368। इसको अमेंड करते हुए यानी इसमें संशोधन करते हुए घोषणा करती है कि पार्लियामेंट कैन टेक अवे फंडामेंटल राइट्स को ले सकती है, छीन सकती है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो कानून नहीं माना जाएगा अंडर आर्टिकल 13। ये पार्लियामेंट का 24वां संविधान संशोधन है, ठीक है। अब केशवानंद भारती केस फिर से आता है सुप्रीम कोर्ट के सामने। ये मामला आया और इस मामले में केशवानंद भारती केस 1973 के समय में आता है और इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है बहुत लड़ाई हो गई। अब क्या करते हैं कि इसने अपने जजमेंट को जो कि गोलकनाथ में दिया था उसे ओवर रूल करते हुए यानी कि फिर से वही स्थिति बहाल कर रही है। बोलती है कि ठीक है 24th अमेंडमेंट एक्ट को हम वैलिड करार देते हैं, जबकि वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, लेकिन हम उसने कहा कि वैलिड करार देते हैं। वैलिड करार दिया, वैलिड मतलब वैध ठहराया। और फिर कहा उसी टाइम पे कि एट द सेम टाइम डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का जन्म हुआ, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने एक नए संविधान का एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और इस सिद्धांत के जन्म होते ही ये बात तय हो गई कि पार्लियामेंट जो है मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, ठीक है। इट रूल दैट कि पार्लियामेंट कैन टेक अवे फंडामेंटल राइट्स। इसमें कहा कि 24वां जैसे कि हमने वैध ठहराया तो इसका मतलब है कि फंडामेंटल राइट ये ले सकती है। लेकिन इस निर्णय में कहा गया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर को छू नहीं सकती, बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखते हुए फंडामेंटल राइट छीन सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि उन फंडामेंटल राइट्स को जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माने जाएंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किए जाएंगे, उन फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीन सकती है। अंडर आर्टिकल 360 भी ये संशोधन करके वो छीन नहीं सकती। मूलतः वो मूल ढांचे को नहीं छू सकती, लेकिन फंडामेंटल राइट में अगर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हुए जो फंडामेंटल फीचर्स यानी कि बेसिक फीचर्स का एक आर्टिकल मान लीजिए कि 14 है तो इसे नहीं छीन सकता। आर्टिकल 13 भी उसी का हिस्सा है, इसे नहीं छीन सकते क्योंकि ये जुडिशियल रिव्यू को पावर देता है। किसको? सुप्रीम कोर्ट को। और अगर यही छीन लिया जाए, जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट छानबीन कर सकती है, जांच पड़ताल कर सकती है कि ये संवैधानिक संशोधन किया गया है उसमें क्या कोई त्रुटि है, क्या ये संविधान के खिलाफ है या फिर ये देश के खिलाफ है या लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर ही नहीं होगा कि एग्जामिन करे तो कैसे उसे असंवैधानिक घोषित करेगी, है ना। तो दैट्स वाई दिस इज बेसिक फीचर या फिर फंडामेंटल फीचर भी कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। थैंक यू। आई होप दिस वीडियो आपको मतलब हेल्पफुल लगा हो। अगर लगा है तो ठीक है, नहीं लगा हो तो इट्स ओके, फाइन। हालांकि इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे डिस्कस करना रह गया है, जैसे कि ये संशोधन क्यों किए गए थे। लैंड रिफॉर्म एक बहुत बड़ा मसला था हमारे देश में, है ना। कई लोगों और कई ज़मींदारों की बात होती है जिनके पास किलोमीटर्स में ज़मीन थे, तो ज़मीन को उनसे लेना और फिर उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन करना ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो इसको हम किसी अलग टॉपिक में डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं, बट इसमें दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दैट्स वाई हमें छोड़ दिया। थैंक यू एंड गुड बाय।